जय हिंद। ये संस्कृत व्याकरण का भाग 2 है। इसके पहले संस्कृत व्याकरण का जो भाग 1 है हमने उसको पहले ही रिकॉर्ड करके अपलोड कर चुके हैं। उसमें हमने आपको वर्ण के बारे में टोटल जानकारी दिया है, वर्ण क्या होता है, उसमें हमने स्वर वर्ण टोटल आपको पढ़ा चुके हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि व्यंजन वर्ण क्या होता है और अयोग्य वर्ण क्या होता है। यकीन मानो आप सिर्फ वीडियो में बने रहिए, खून में मिलाने की गारंटी मेरी है, बशर्ते आप इसमें बने रहिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आपने इससे पहले वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले जाइए और आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देखिए, भाग 1। उसके बाद ये वर्ण विचार का भाग 2 है, उसके बाद ही ये ज्यादातर आपको समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, समझ लेते हैं इसमें कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। तो देखिए, जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़े उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसके पहले हमने आपको स्वर वर्ण के बारे में बताया था कि वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़े उसे कहते हैं स्वर वर्ण। लेकिन जिसके उच्चारण में व्यंजन स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़े उसे कहते हैं व्यंजन वर्ण। जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़े उसे कहते हैं स्वर वर्ण। लेकिन जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़े उसे कहते हैं व्यंजन वर्ण। ये समझिएगा यहाँ पे। तो जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़े उसे कहते हैं व्यंजन वर्ण। इसकी संख्या कितनी होती है, इसके पहले वाले वीडियो में ही हमने क्लियर कर दिया था कि स्वर जो व्यंजन वर्ण होता है उसकी संख्या होती है 33 होती है। उसके बाद एक कौन कौन सा A to Z आपको याद हो जाएगा। उसके बाद आगे समझते हैं। तो व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो व्यंजन वर्ण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। व्यंजन वर्ण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। आप इतना याद रखो, सिर्फ आप वीडियो में बने रहो, खून में मिलाने की गारंटी मेरी है। अरे यार तुम देख तो सही, ये देखो व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से, सबसे पहले स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतःस्थ व्यंजन और तीसरा ऊष्म व्यंजन। कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा पेशेंस रखो ना, खून में मिला दिए तो फिर बोलना। ये देखो व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के, तो 3 प्रकार के। कौन कौन से, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। एक एक करके समझ लेते हैं। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, तो देखो जिसके बोलते समय जीभ जो है, जीभ प्रत्येक मुंह के प्रत्येक हिस्सा को टच करे। देखो स्पर्श के नाम से ही स्पष्ट है कि वो स्पर्श करेगा। तो क्या स्पर्श करेगा, तो जिसके उच्चारण करते समय जीभ मुंह के प्रत्येक हिस्सा को टच कर ले उसे कहते हैं स्पर्श व्यंजन। जिसके उच्चारण करते समय जीभ मुंह के प्रत्येक हिस्सा को टच कर ले उसे कहते हैं स्पर्श व्यंजन। संख्या कितनी होती है बाबू, ध्यान से समझो। इसकी संख्या होती है 25। कौन कौन से होते हैं, ये देखो क से लेके ज्ञ तक, क से लेके ज्ञ तक 5 हो गए, च से लेके य तक ये 5 हो गए, 10, त से लेके अण तक कितने हो गए, 15, त से लेके न तक कितने हो गए, 20, प से लेके म तक कितने हो गए, 25। ये समझो, क से लेके ज्ञ तक को कहते हैं क वर्ग, च से लेके य तक को कहते हैं च वर्ग, ट से लेके अण तक को कहते हैं ट वर्ग, त से लेके य तक के न को त से लेके न तक को कहते हैं त वर्ग और प से लेके म तक को कहते हैं प वर्ग। इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन कहेगा कि त वर्ग में कितने कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो त वर्ग में त थ द द न। उसके बाद कहेगा च वर्ग में कितने वर्ण कौन से वर्ण आते हैं, तो च छ ज ज य। कोई दिक्कत, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। क्या कि वैसा व्यंजन वर्ण जिसको बोलते समय जीभ मुंह के प्रत्येक हिस्सा को टच करे उसे कहते हैं स्पर्श व्यंजन। संख्या कितना, 25। कौन कौन से, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। संख्या हो गए 25। आई होप इसमें आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। एकदम खून में मिल जाए, एकदम साफ, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बस आप मेरे साथ बने रहो, ना खून में मिला दिए तो फिर बोलना है, समझना। तो स्पर्श व्यंजन क्लियर हो गया होगा। दूसरा समझते हैं अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, तो वैसा व्यंजन जिसको बोलते समय वायु मुंह के अंदर ही रह जाए, वैसा व्यंजन जिसको बोलते समय वायु मुंह के अंदर ही रह जाए उसे कहते हैं अंतःस्थ व्यंजन। इसकी संख्या होती है 4। कितनी संख्या होती है, 4। ये देखो कौन कौन से, तो जिसके उच्चारण करते समय वायु मुंह के अंदर ही रह जाए उसे कहते हैं अंतःस्थ व्यंजन। इसकी संख्या कितनी होती है, 4। कौन कौन से, य र ल व। मेरे साथ बोला, य र ल व। ध्यान से समझना, इसको बोलते समय मुंह से वायु नहीं निकलता है, इसीलिए इसको कहते हैं अंतःस्थ व्यंजन। क्वेश्चन कहेगा अंतःस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, तो वैसा व्यंजन जिसको बोलते समय या जिसके उच्चारण करते समय वायु मुंह के अंदर ही रह जाए उसे कहते हैं अंतःस्थ व्यंजन। संख्या कितना, 4। कौन कौन सा, य र ल व। खत्म। और कोई दिक्कत, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा कौन सा होता है, ऊष्म व्यंजन। नाम से ही स्पष्ट है, ऊष्म व्यंजन। देखो वैसा व्यंजन जिसको बोलते समय मुंह से हल्की सी ऊष्मा निकले, वैसा व्यंजन जिसको बोलते समय मुंह से हल्की सी ऊष्मा निकले या गर्म वायु निकले उसे कहते हैं ऊष्म व्यंजन। इसकी संख्या कितना, इसका भी संख्या 4। कौन कौन से, स स स ह।
तलामेसा मुदंस दंस और ह, इसको कैसे पढ़ा जाता है? स और ह। इसको जो बोलिएगा तो आप ध्यान से इसको स्पर्श कीजिएगा, यहाँ से महसूस कीजिएगा कि बोलते समय मुंह से हल्की सी गर्म वायु निकलती है, इसीलिए इस व्यंजन को कहते हैं उष्ण व्यंजन। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं उष्ण व्यंजन किसे कहते हैं। तो वैसा व्यंजन जिसको बोलते समय मुंह से हल्की सी ऊष्मा निकले उसे क्या कहते हैं? उष्ण व्यंजन। संख्या कितना होता है? 4। फिर से समझ लेते हैं। तो जिसके उच्चारण करते समय मुंह से हल्की सी गर्म वायु निकले या ऊष्मा निकले उसे कहते हैं उष्ण व्यंजन। तो संख्या कितना? 4। कौन कौन से? स और ह। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। फिर से समझिए, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? तो वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़े उसे कहते हैं व्यंजन वर्ण। इसकी संख्या कितना? 33। प्रकार कितना? 3। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा उष्ण व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? तो वैसा व्यंजन जिसके उच्चारण करते समय जीभ मुंह के प्रत्येक हिस्सा को टच करे उसे कहते हैं स्पर्श व्यंजन। कौन कौन से होते हैं? संख्या 25 होती है। कौन कौन से होते हैं? तो क वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है, क ख ग घ, क ख ग घ से लेके प फ तक जितने संख्या होते हैं इसे कहते हैं स्पर्श व्यंजन। इसकी संख्या होती है 25। दूसरा कौन सा था? तो दूसरा था अंतस्थ व्यंजन। तो वैसा व्यंजन जिसका उच्चारण करते समय वायु मुंह के अंदर ही रह जाए उसे कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। संख्या कितना? 4। कौन कौन सा? य, र, ल, व। य, र, ल, व, ये 4 हो गए। तीसरा जो था उष्ण व्यंजन, वैसा व्यंजन जिसका उच्चारण करते समय मुंह से हल्की सी वायु निकले, हल्की सी गर्म वायु निकले या हल्की सी ऊष्मा निकले, इसे कहते हैं उष्ण व्यंजन। संख्या कितना? 4। कौन कौन से? ह, स और ह। कितने हो गए? 4 हो गए। कोई दिक्कत? आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। वो बार बार बोलते हैं जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आगे समझते हैं। इसके बाद क्वेश्चन पूछता है, तीसरा हमारा हो जाएगा अयोग्य वाह। यहां तक क्लियर होगा। अब समझते हैं अयोग्य वाह क्या होते हैं। देखिए, तो जिसके उच्चारण में, ध्यान से समझना, कि जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण दोनों की सहायता लेनी पड़े। देखो, सबसे पहले था जिसके उच्चारण में किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़े, स्वर वर्ण। जिसमें स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़े उसे कहते हैं व्यंजन वर्ण। लेकिन जिसमें स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण दोनों की सहायता लेनी पड़े उसे कहते हैं अयोग्य वाह। क्वेश्चन क्या बताइए, अयोग्य वाह वर्ण किसे कहते हैं? तो वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण दोनों की सहायता लेनी पड़े उसे कौन सा वर्ण कहते हैं? अयोग्य वाह वर्ण कहते हैं। इसकी संख्या कितना होती है? 4। इसकी संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन से? इसका प्रकार भी 4 होता है और प्रत्येक प्रकार का एक एक संख्या है। देखिएगा कौन कौन। सबसे पहले होता है अनुस्वार। अनुस्वार क्या होता है? तो जैसे लिखते हैं गंगा, तो गंगा में ऊपर जो बिंदु डालते हैं वही हमारा क्या कहलाता है? अनुस्वार। ठीक है, इसको ऐसा सूचित कहता है एग्जाम्पल में, जैसे गंगा में जो ऊपर बिंदु डालते हैं इसे को अनुस्वार कहते हैं। उसके बाद विसर्ग। विसर्ग को समझिएगा क्या होता है? विसर्ग लास्ट में जो ये 2 डॉट दे देते हैं इसे को विसर्ग कहते हैं। जैसे हम लिखते हैं अतः सह, इसके अंत में जो यहाँ पर दिया गया है इसी को विसर्ग कहते हैं। तीसरा जो होता है जीवा मूल्य और चौथा उपदमानीय। ये दोनों जो है इसका साइन ऐसे और इसका साइन ऐसे होता है। इन दोनों का प्रयोग जो है वह वेदों में किया जाता है, इसीलिए इसको हम लोग नहीं पढ़ते हैं। सिर्फ इतना समझ लेते हैं, इससे क्वेश्चन नहीं पूछता है, सिर्फ इतना पूछता है कि उपदमानीय और जीवा मूल्य का उपयोग कहाँ किया जाता है? वेदों में किया जाता है। बस इतना याद रखिएगा। तो बताइएगा अयोग्य वाह वर्ण किसे कहते हैं? तो वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण दोनों की सहायता लेनी पड़े उसे कौन सा वर्ण कहते हैं? अयोग्य वाह वर्ण कहते हैं। संख्या कितना? 4। प्रकार कितना? 4। कौन कौन? सबसे पहले अनुस्वार जैसे गंगा, उसके बाद विसर्ग जैसे अतः सह, उसके बाद जीवा मूल्य और उपदमानीय। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, खून में मिला देंगे। आगे बढ़ो। उसके बाद क्वेश्चन यहां से पूछ लेता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव यहां से पूछता है कि आप उच्चारण स्थान बताइए, क का उच्चारण स्थान बताइए, ट का उच्चारण स्थान बताइए। आज के बाद आपको एक भी दिक्कत नहीं होगा उच्चारण स्थान में। समझिएगा, सबसे पहले समझिए, उच्चारण स्थान सिर्फ उसी का पूछता है जो हमारा स्पर्श व्यंजन है, इसके अलावा और किसी का उच्चारण स्थान नहीं पूछता है, क्योंकि जीभा जहां टच करेगी वही स्थान से ना उच्चारण होगा, इसीलिए यह स्पर्श व्यंजन को ही केवल उच्चारण स्थान पूछता है। तो समझिएगा, उच्चारण स्थान केवल स्पर्श व्यंजन का ही पूछता है। सबसे पहले क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग, ये 5 वर्ग होते हैं। पांचों में क वर्ग में क से लेके अंग तक, च वर्ग में च से लेके य तक, ट वर्ग में ट से लेके अड़ तक, त वर्ग में त से लेके न तक और प वर्ग में प से लेके म तक। जो ये लास्ट वाला वर्ड होता है सभी का, ये पांचों जो वर्ड होता है, क वर्ग का इ अंग, च वर्ग का इ, ट वर्ग का अड़,
त वर्ग का न और प वर्ग का म, इन पांचों को हम नाक से बोलते हैं। इन पांचों को कहां से बोलते हैं? नाक से बोलते हैं। जैसे आप नाक बंद कर लो, उसके बाद अंग बोल के दिखाओ, नहीं बोला जाएगा। नाक बंद कर लो, इसमें से पांचों में से कोई प न अड़ य या अंग कोई भी बोल के दिखाओ, नहीं बोला जाएगा, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? नाक होता है। इसको हम नाक से बोलते हैं। तो क्वेश्चन क्या है बताइए, इसको क्या जो अंग अंग है, अड़ है, प है, सॉरी म है, न है, इसका उच्चारण स्थान क्या है? तो नाक है, क्योंकि हम इसको किससे बोलते हैं? नाक से बोलते हैं। और नाक को संस्कृत में कहते हैं अनुनासिक, इसलिए इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा अनुनासिक। तो बोलिएगा अनुनासिक से कितने वर्ग का उच्चारण? 5 वर्ग का उच्चारण। कौन कौन? तो क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग और त वर्ग इत्यादि जो भी होते हैं, च वर्ग इत्यादि जो भी होते हैं, इसका जो लास्ट वाला होता है पोर्शन, ये जो 5 वर्ण है, इसका उच्चारण स्थान हमारा हो जाता है नासिक। जैसे आप न बोल के दिखाओ तो नाक बंद करके न नहीं होगा, म नहीं होगा, आप बोल के देख लेना। तो ये 5 क्लियर हो गए। बाकी अब कितने बच गए? 20। बाकी अब कितने बच गए? 20। अब 20 को देखो, देखिए क वर्ग में कहां से कहां तक आएगा? तो क वर्ग में आता है क से लेके अंग तक, लेकिन अंगों को शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि अंग का उच्चारण स्थान पहले ही हमने बता चुका है। क्या होगा? हाँ, अंग अंग का उच्चारण स्थान यहाँ पे नासिक ऑलरेडी हमने बता चुका है। लास्ट का 5 पोर्शन छोड़ देंगे, सबका एक एक पोर्शन 5 छोड़ देंगे और उसको चलेंगे। तो क वर्ग में कहां से कहां तक? इस बार क से लेके घ तक, क से लेके घ तक। तो क वर्ग में जो भी आता है उसका उच्चारण होता है कंठ। क वर्ग में जो भी आता है उसका उच्चारण होता है कंठ। देखो क से क वर्ग, क से कंठ, क से क वर्ग, क से कंठ। क वर्ग है, क वर्ग में कौन, अब इस बार क वर्ग में कौन कौन से आ जाएंगे? तो क वर्ग में आ जाएगा क ख ग घ। अंग को नहीं शामिल करेंगे, क्योंकि अंग का उच्चारण स्थान पहले ही हमने बता दिया है, कौन सा हो जाएगा? अनुनासिक। तो क से लेके घ तक इसका उच्चारण होता है कंठ। कैसे याद रखेंगे? क से कंठ, क से कंठ और क से क वर्ग, क से क वर्ग, क से कंठ, इसीलिए हमारा क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ। अच्छा, आपसे कहे कि बताइए ख का उच्चारण स्थान कंठ, ग का उच्चारण स्थान कंठ, घ का उच्चारण स्थान कंठ, अंग का उच्चारण स्थान अनुनासिक, वो अलग है अनुनासिक। कोई दिक्कत? आई होप यहाँ पर समझ में आ गया होगा। उसके बाद समझिए च वर्ग। च वर्ग में जितने भी वर्ण आते हैं उस सब का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो समझिए च से चालू उच्चारण स्थान तालु, च से चालू उच्चारण स्थान तालु। समझिए च वर्ग में कौन कौन से आएंगे? तो च, छ, ज, झ, इ, लेकिन इ का उच्चारण स्थान अनुनासिक, इ का अनुनासिक, लेकिन च, छ, ज और ज, ये 4 का उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा। 4 का उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा। कैसे याद रखेंगे? च से चालू उच्चारण स्थान तालु। आगे समझते हैं। तीसरा होता है ट वर्ग। ट वर्ग में कौन कौन से आ जाएंगे? तो ट, ठ, ड, ढ, अड़, लेकिन अड़ का उच्चारण स्थान अनुनासिक। तो इसमें तो बाकी के कितने बच गए? 4। ट, ठ, ड, ढ, ये चारों का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो देखिए ट, ठ, ड, ढ, इसको बोलते समय जीभ जो है हल्की सी मुड़ जा रही है। इसको चारों को बोलते समय ध्यान से ट, ठ, ड, ढ, इसको बोलते समय जीभ जो है हल्की सी मुड़ जा रही है, इसलिए इसको कहते हैं मृधा। क्या कहते हैं? मृधा। तो ट का उच्चारण स्थान मृधा, ट का उच्चारण स्थान मृधा। याद कैसे रखेंगे? तो इसको बोलते समय जीभ जो है मुड़ जा रही है, इसीलिए ट वर्ग का उच्चारण स्थान मृधा। लेकिन ट वर्ग का जो अड़ा होता है उसका उच्चारण स्थान अनुनासिक हो जाएगा। उसके बाद समझिए त वर्ग। त वर्ग में कौन कौन से आ जाएंगे? त, थ, द, ध और न, लेकिन न का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? अनुनासिक। इसमें से कितने तक बच गए? त, थ, द, ध। तो त, थ, द, ध, ये चारों का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो ध्यान समझना, त, थ, द, ध, इसको बोलते समय हमारी जीभ जो है वह दांत से टच कर रही है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा दंत या दांत, दंत या दांत। तो त का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? दंत या दांत। आपसे कहे न का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? अनुनासिक। त का दांत, थ का दांत, द का दांत और ध का दांत। कोई दिक्कत? अब आगे समझते हैं। चौथा जो होता है प वर्ग। प वर्ग में कहां से कहां तक आते हैं? तो प वर्ग में प, फ, ब, भ और म, लेकिन म का उच्चारण स्थान हो जाएगा अनुनासिक। तो कितने बच गए? 4। प, फ, ब और भ, इसका उच्चारण स्थान होता है ओठ। कैसे? देखिए प, फ, ब, भ, म। देखिए आप इसको जब 4 गो को देखिएगा तो प, फ, ब और भ, आप बिना ओठ सटाए इसको नहीं बोल सकते। आप एक काम करो, दोनों ओठों को ऐसा तान लो, ऐसा करके तान लो, उसके बाद इसको आप बोल के दिखाओ, नहीं बोला जाएगा। नहीं बोला जाएगा। इसीलिए प वर्ग के जितने भी शब्द होते हैं, जितने भी वर्ण होते हैं, इनका उच्चारण स्थान ओठ होता है। क्या होता है? ओठ होता है। ध्यान से समझिए। तो प वर्ग का उच्चारण स्थान ओठ, लेकिन प वर्ग में आने वाला म का उच्चारण स्थान अनुनासिक। याद रखिएगा इसको। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा।
अब आगे समझते हैं। देखिए कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछ देते हैं, कहता है कि स्वर वर्ण को जो है वह दो भागों में बांट दिया गया। इसके पहले हमने 3 भाग पढ़ा था और इस बार यहाँ पे पढ़ेंगे 2 भाग, लेकिन वो आपका वास्तविक था। इसको जो है उत्पत्ति के आधार पर माना जाता है। तो स्वर वर्ण को कितने भागों में बांट दिया गया? उसके बनावट के आधार पर, बनावट के आधार पर 2 भागों में। पहला होता है मूल स्वर, पहला क्या कहते हैं? मूल स्वर, और दूसरा कहते हैं संयुक्त स्वर। अब समझिए मूल स्वर क्या होता है। तो वैसा स्वर जो 2 स्वरों के मिलने से बना होता है उसे संयुक्त स्वर कहते हैं, लेकिन वैसा स्वर जो स्वतंत्र होता है, जो किसी के मिलने से नहीं बना होता है, उसे कहते हैं मूल स्वर। तो वैसा स्वर जो किसी भी स्वर से मिलकर नहीं बना होता है, स्वतंत्र होता है, उसे कहते हैं मूल स्वर। संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या 9 होती है। मूल स्वर की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। कौन कौन? अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा उ, बड़ा उ, री। ये जो 9 होते हैं इसको हम कहते हैं मूल स्वर। इसको क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं। उसका और लिरी भी आता है, लिरी। ये कितने हो गए? 9 जो हो गए वो मूल स्वर हो गए। उसके बाद आगे समझिए, आपसे कहे संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? तो वैसा स्वर जो 2 या 2 से अधिक स्वरों से मिलकर बना होता है उसे कहते हैं संयुक्त स्वर। जैसे में इसकी संख्या 4, ए, आए, ओ, औ। ये जो है अलग अलग स्वरों को मिलने से, 2 या 2 से अधिक स्वरों को मिलने से बना होता है, इसलिए इसको कहते हैं संयुक्त स्वर। तो व्यंजन वर्ण को कितने भागों में बांटा गया? तो व्यंजन वर्ण को मुख्यतः यहाँ पर भी 2 भागों में बांट देंगे। पहला मूल व्यंजन और दूसरा संयुक्त व्यंजन। यहाँ पे क्वेश्चन मूल व्यंजन से नहीं पूछेगा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा संयुक्त व्यंजन से। क्वेश्चन देखिए कहां से पूछेगा। स्वर वर्ण में क्वेश्चन पूछेगा मूल स्वर से, और व्यंजन वर्ण में क्वेश्चन पूछेगा संयुक्त व्यंजन से। अब देखिए मूल व्यंजन किसे कहते हैं? तो वैसा व्यंजन जो स्वतंत्र होता है, जो किसी अन्य व्यंजन से मिलकर नहीं बना होता है, उसे कहते हैं मूल व्यंजन। ये बाकी सब होते हैं, लेकिन मेन हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे संयुक्त व्यंजन पे। अब संयुक्त व्यंजन क्या होता है उसको समझते हैं। तो वैसा व्यंजन जो 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मिलने से बना होता है, इसे कहते हैं संयुक्त व्यंजन। देखिए कौन कौन से इसमें होते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा छ को कैसे लिखते हैं? तो छ को कहते हैं KSH, इंग्लिश में कहते हैं KSH। तो यहाँ पे क और स, छ को किससे किससे मिलकर बना हुआ है? तो क और स से मिलकर बना हुआ है। कैसे याद रखेंगे? तो छ को कहते हैं KSH, इसलिए K से क, S से छ, इसलिए कौन कौन से मिलने से बना होता है? तो क और सब के मिलने से क्या बना होता है? छ। जैसे होता है क्षत्रिय, तो ये क्षेत्रफल, ये जितने होते हैं ये छ से बने होते हैं, और छ एक हमारा संयुक्त व्यंजन है, क्योंकि यह क और स के मिलने से बना होता है, इसलिए इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। दूसरा त्र भी 2 व्यंजनों से मिलने से बना होता है। त्र को कहते हैं टी और आर। तो टी से त और आर से र, तो त और र के मिलने से बना होता है त्र। ये इसलिए ये भी हमारा क्या है? संयुक्त व्यंजन वर्ण होता है। और संयुक्त व्यंजन वर्ण इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे त्रिशूल, ये जो होता है त्रेता युग, ये सब संयुक्त व्यंजन का उदाहरण हो जाएगा। उसके बाद ज्ञ का इंग्लिश में क्या कहते हैं? JN से ज्ञ, JN से ज्ञ। तो J से ज, N से न, इसलिए जो ज्ञ होता है वो कितने वर्णों से मिलकर बना होता है? 2, ज और न, इसलिए ज्ञ क्या हो जाएगा? हमारा संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। और इसके लिए समझिएगा, जैसे में आपका एग्जाम्पल हो जाएगा क्या? ज्ञानी। क्या हो जाएगा? ज्ञानी। तो चलिए एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। अयोग्यवाह वर्ण समझ में आ गया होगा। वर्ण का उच्चारण स्थान पहले समझ लेते हैं, उसके बाद चलिए एक बार पुनः पूरा रिवाइज कर लेते हैं, एकदम मुंह जबानी पूरा एकदम मेरे साथ रिवाइज करो। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, याद रखो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये पूरा खून में मिल जाना चाहिए। अगर नहीं मिला तो फिर पढ़ने से कोई फायदा नहीं, एकदम कोई फायदा नहीं है पढ़ने से। अरे यार, जिस दिन आपको समझ में आ जाए कि आपको इसके बाद घर पे जाकर रटना पड़ेगा, समझ जाना कि आपने बर्बादी के पहले कदम पे, पहले सीढ़ी पे आपने अपना कदम रख दिया है। इसलिए जब पढ़ रहे हैं उसी समय पूरा याद हो जानी चाहिए। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? तो वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन। स्पर्श व्यंजन तो जिसके बोलते समय जीवा मुंह के प्रत्येक हिस्से को टच करती है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। संख्या कितनी होती है? 25, क वर्ग से लेके प वर्ग तक। उसके बाद दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन, जिसको बोलते समय वायु मुंह के अंदर ही रह जाती है, उसे कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। संख्या कितना? 4, य, र, ल, व। उसके बाद उष्ण व्यंजन, वैसा व्यंजन जिसको बोलते समय मुंह से हल्की से वायु निकलती है, गर्म वायु निकलती है, उष्मा निकलता है, उसे कहते हैं उष्ण व्यंजन। संख्या कितना? 4, स, ह। उसके बाद समझिएगा एक व्यंजन वर्ण खत्म हो गया। अब आते हैं अयोग्यवाह। अयोग्यवाह वर्ण किसे कहते हैं? तो वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण दोनों वर्णों की सहायता लेनी पड़े उसे कहते हैं अयोग्यवाह वर्ण। संख्या कितना? 4। प्रकार कितने? 4। कौन कौन? पहला होता है अनुस्वार, जैसे गंगा, गंगा में जो बिंदु होता है। दूसरा होता है विसर्ग, जैसे में स
अतः जो लास्ट में डॉट देते हैं दो ठो वो हो जाएगा। तीसरा का जीवा मूल्य और चौथा होता है उपदमानीय। जीवा मूल्य और उपदमानीय का उपयोग वेदों में करते हैं। हमारा अयोगवा वर्ण खत्म हो गया। उसके बाद समझ ले उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान क्या होता है? तो देखिए क वर्ग से लेके प वर्ग का जो लास्ट वाला अक्षर होता है, लास्ट वाला जो वर्ण होता है, जैसे क का अंग, च का इ, त का अड़, त का न और प का म, ये जो लास्ट वाला वर्ड होता है, ये लास्ट वाला, इस सब का उच्चारण स्थान नाक होता है, इसलिए इसे अनुनासिक के नाम से जाना जाता है। बाकी के भी बच गए 20। उच्चारण स्थान हमेशा स्पर्श व्यंजन का ही पूछता है, क्योंकि वही ना जीभ को चारों तरफ से स्पर्श कर रहा है, जीभ जो है मुंह के सभी जगह पे स्पर्श कर रहा है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान केवल स्पर्श व्यंजन का ही पूछेगा। तो आगे समझिएगा, बाकी के जो 20 बच गए, तो क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ। क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ कैसे याद रखेंगे? क से क वर्ग, क से कंठ। च वर्ग का उच्चारण स्थान, च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो च से चालू उच्चारण स्थान तालु, च से चालू उच्चारण स्थान तालु। त वर्ग का उच्चारण स्थान, तो ट बोलते समय, ट ठ ड ड बोलते समय जीभ हल्के से मुड़ जाती है, इसलिए ट वर्ग का उच्चारण स्थान मुर्दा। ट वर्ग का उच्चारण स्थान मुर्दा। उसके बाद आगे समझते हैं त वर्ग। त वर्ग बोलते समय जीभा जो है वो दांत को टच करती है, इसलिए त वर्ग का उच्चारण स्थान हो जाएगा दांत। प वर्ग, प फ ब भ इत्यादि बोलते समय, प वर्ग को बोलते समय हमारी दोनों ओठें सट जाती है, हम इसे ओठ से बोलते हैं, क्योंकि आप जब बिना ओठ सटाए हुए प वर्ग को नहीं बोल सकते, इसीलिए प वर्ग का उच्चारण स्थान हो जाएगा ओठ। उसके बाद आप आगे समझते हैं कि स्वर वर्ण को कितने भागों में बांट दिया गया? उसके बनावट के आधार पर 2 भागों में। एक होता है मूल स्वर, दूसरा होता है संयुक्त स्वर। क्वेश्चन यही से पूछता है, मूल क्वेश्चन पूछेगा अगर स्वर वर्ण से तो मूल स्वर से पूछेगा, और व्यंजन वर्ण से पूछेगा तो संयुक्त व्यंजन से पूछेगा। मूल स्वर किसे कहते हैं? तो वैसा स्वर जो स्वतंत्र होता है, जो किसी और स्वर के मिलने से नहीं बना होता है, उसे कहते हैं मूल स्वर। संख्या कितना? 9। अ आ, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, 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 ये 9 जो होते हैं वो मूल स्वर होते हैं। उसके बाद संयुक्त स्वर, वैसा स्वर जो 2 या 2 से अधिक स्वरों के मिलने से बने होते हैं, उसे कहते हैं संयुक्त स्वर। संख्या कितना? 4। ए, ऐ, ओ, औ, ये 4 खत्म। उसके बाद पूछेगा व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण को उसके बनावट के आधार पर 2 भागों में, पहला मूल व्यंजन, दूसरा संयुक्त व्यंजन। मूल व्यंजन क्या होता है? तो वैसा व्यंजन जो स्वतंत्र होता है, जो किसी अन्य व्यंजनों के मिलने से नहीं बना होता है, वो मूल व्यंजन होता है, बाकी सब होते हैं। मेन क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे संयुक्त व्यंजन पे। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? तो वैसा व्यंजन जो 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मिलने से बना होता है, उसे कहते हैं संयुक्त व्यंजन। जैसे में पहला छ का स्पेलिंग क्या होता है? KSH। इसका मतलब यह छ जो है क और स के मिलने से बना होता है, जैसे कि क्षत्रिय। उसके बाद त्र को होता है TR से त्र, तो त्र में T से त, R से र, त्र जो है त और र के मिलने से बना होता है, जैसे कि त्रिशूल। उसके बाद ए ज्ञानी, ज्ञानी, ज्ञ से ज्ञानी, तो इसका हो जाएगा ज्ञ, JN से ज्ञ। ज्ञ जो है वह J और N से मिलकर बना होता है, इसका मतलब ज और न से मिलकर बना होता है, इसीलिए ये हो जाएगा ज और न। ये हमारा संयुक्त व्यंजन हो जाएगा, जिसमें से हो जाएगा ज्ञानी। कोई दिक्कत? तो इसीलिए इसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यदि किसी भी प्रकार का आपको प्रॉब्लम आता है इसमें, तो आप कमेंट करो, व्हाट्सएप पे दिए गए लिंक पे, आप व्हाट्सएप के जो नंबर है उस पर आप मैसेज करो, हम आपके प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और आप ऐसे ही बने रहिए इस वीडियो में, और यदि आपको इस वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। याद रखिए, आप सिर्फ बने रहिए, हम आपके लिए 4 कदम चलते हैं, आप सिर्फ 1 कदम तो चल के देखो। आपका 1 लाइक हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेट करता है आगे वीडियो अपलोड करने के लिए, इसलिए प्लीज क्लास को लाइक जरूर करना। चलिए आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो जो हमारा बनने वाला है वह वचन पे बनने वाला है, जो संस्कृत का और हिंदी का दोनों उसमें कवर करा देंगे, वो वचन पे बनेगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया? अगर आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।